So this is the 32nd video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 31st video. So in this video I'll take up the discussion on the theory of constraints involving several blocks, pulleys and strings. Strings are assumed to be massless and inextensible, and there is no friction between string and pulley. जिससे हम लोग को निकालना रहेगा कि जो ब्लॉक्स पुलीज है सबका डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या रिलेशनशिप है, या वेलोसिटीज़ के बीच क्या रिलेशनशिप है, या एक्सेलरेशंस के बीच क्या रिलेशनशिप है. तो यही सब जो रिलेशनशिप निकालना है इसको कंस्ट्रेंट थ्योरी बोलेंगे. बट यहाँ डिफरेंस खाली इतना ही है कि इसमें हम लोग रस्सी भी इन्वॉल्व होगा, समझे. अब तक हम लोग जो भी कंस्ट्रेंट्स का प्रॉब्लम टेकअप किए थे न्यूटन्स लॉज में, तो स्ट्रिंग कहीं भी नहीं आ रहा था. अब यहाँ स्ट्रिंग भी आ जाएगा पिक्चर में, इस बात को ध्यान रखना है. तो हमारा स्ट्रिंग का अजम्पशन होगा कि मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है. इसका इम्प्लीकेशन होगा कि एट अ गिवन इंस्टेंट एक रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम है. इसको हम लोग 31st वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग को समझ गया ना. तो जो वेलोसिटीज़ के बीच रिलेशन है, या जो मूविंग ब्लॉक्स पुलीज के एक्सेलरेशन के बीच जो रिलेशनशिप है, या मूविंग ब्लॉक्स और पुलीज के बीच डिस्प्लेसमेंट्स का जो रिलेशनशिप है, उसी को कंस्ट्रेंट थ्योरी बोलेंगे. और हमारा रस्सी भी यहाँ पिक्चर में आएगा. और रस्सी के बारे में अजम्पशन होगा कि मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और रस्सी और पुली के बीच जहाँ भी कंटैक्ट में देयर इज नो फ्रिक्शन. इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि एट अ गिवन इंस्टेंट टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग इज सेम. इसको हम 31वां वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आप लोग को. इनकेस आपको इस बार कोई डाउट हो तो 31वां वीडियो में जाइएगा ना, सारा डिटेल्स आपको उसमें अवेलेबल हो जाएगा. फाइन. सो अब ये कंस्ट्रेंट थ्योरी हम लोग को निकालना है. देखिए, तो कंस्ट्रेंट थ्योरी जो हम लोग निकालेंगे उसको ऐसा कोई हाईफाई कंसेप्ट बेस्ड नहीं है. इट्स अ सिंपल कंडीशन कि वेन ब्लॉक्स एंड पुलीज ऐसा मूव करेगा ताकि हर समय रस्सी का जो टोटल लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को हम माने हैं इनएक्सटेंसिबल, इट्स नॉट लाइक रबर बैंड. तो कंस्ट्रेंट थ्योरी सारा जो होगा बेस्ड ऑन द सिंपल कंसेप्ट दैट नो मैटर हाउ द ब्लॉक्स एंड पुलीज ऑफ द सिस्टम मूव, लेंथ ऑफ ईच inextensible string is constant. See, that is the basic idea of the constraint theory. रस्सी का जो लेंथ है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ कांस्टेंट है. और रस्सी जब टाइट है तो रबर बैंड जैसा स्ट्रेच नहीं हो सकता है. टाइट है तो उसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा. सो लेंथ ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कांस्टेंट व्हेन इट इज टाइट. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द कंस्ट्रेंट थ्योरी. सो कंस्ट्रेंट थ्योरी का बेसिक आइडिया इज लेंथ ऑफ each inextensible string is constant. Each inextensible string is constant. Length of each inextensible string is constant, no matter how the blocks and pulleys of the system move. Okay? So देखिए, जब हमको डिस्प्लेसमेंट्स या वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन निकालना है, तो बेसिक कंसेप्ट होगा कि नो मैटर हाउ द ब्लॉक्स एंड पुलीज ऑफ द सिस्टम मूव, लेंथ ऑफ ईच इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज कांस्टेंट. तो हमको अगर डिस्प्लेसमेंट्स का रिलेशन निकालना है तो एक जनरल क्या करेंगे, हम किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट में हम सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, हर रस्सी का लेंथ का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसको हम लोग कॉन्स्टेंट करेंगे तो आ जाएगा. पर प्रॉब्लम यह है कि अगर ये मेथड लगाइएगा डायरेक्टली ना, बहुत लंबा हो जाता है. इट बिकम्स वेरी लेंथी. एक एक कंस्टेंट निकालने में उससे आपको आधा घंटा चला जाएगा. तो एग्जाम के लिए इट्स नॉट एट ऑल डिजायरेबल. हम लोग का एम है पहले कि एक सिंपल मेथड डिराइव करना है. इन सिंपल मेथड डिराइव करने के पहले जरा हम एक एग्जांपल लेकर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे उसको, कि अगर उस तरह से जाइएगा लेंथ कांस्टेंट करके सेपरेटली और कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाता है. उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एग्जाम्पल लेके हम. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक बार जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई फिक्स सीलिंग है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को मान लेते हैं वाई एक्सेस मानते हैं. कोई पार्टिकल P1 है, सपोज कीजिए उसका ये फिक्स सीलिंग से उसका मान लीजिए डेप्थ y1 है, पार्टिकल P1 नीचे जा रहा है. अच्छा, पार्टिकल P1 को हम क्या किया, रिलीज किए हैं फ्रॉम रेस्ट, और नीचे जाना शुरू करता है विथ इंक्रीजिंग स्पीड. तो किसी भी इंस्टेंट पर P1 का जो एक्सेलरेशन होगा उसको लिखेंगे dv1/dt लिखेंगे. v1 क्या है, P1 का वेलोसिटी है t टाइम पर. इसमें मान के चल रहे हैं P1 को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट, टाइम के साथ उसका स्पीड बढ़ता चला जा रहा है.
किसी इंस्टेंट पर p1 टाइम t पर यहाँ से फिक्स पॉइंट से y1 डिस्टेंस नीचे है, उस समय उसका वेलोसिटी v1 है, जो कि कैलकुलस की थ्योरी के अनुसार dy1/dt लिखाएगा। इसमें इसको लिखेंगे d/dt ऑफ dy1/dt, ये हो जाएगा d2y1/dt2 हो जाएगा। ये इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया। जब वो पॉइंट नीचे जा रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड, तो उसके एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ऐसे लिखाएगा। फाइन। अच्छा, वही मान लीजिए कि फिक्स सीलिंग है, कोई पॉइंट मान लीजिए P2 है, हाँ, इसको रिलीज किया गया रेस्ट से और वो ऊपर जाना शुरू कर दिया विद अ कांस्टेंट ऊपर जाना शुरू किया विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो किसी इंस्टेंट मान लीजिए P2 का y कोऑर्डिनेट y2 है, इसका वेलोसिटी v2 है। अच्छा, ऊपर जा रहा है, ऊपर ही इसका स्पीड बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा इसका। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a2 है, ठीक है। a2 इसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है जिस इंस्टेंट पर ये y2 डिस्टेंस बिलो द सीलिंग, फिक्स सीलिंग, उसका स्पीड v2 है t टाइम पर, जो टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है। t टाइम पर p2 के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड a2 है। a2 को हम लिखेंगे माइनस ऑफ d2y/dt2, ऐसा लिखेंगे। माइनस इसलिए कहें कि y2 कोऑर्डिनेट इसका टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसका जो t टाइम पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे लिखाएगा, और इसका जो t टाइम पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा a1 वो ऐसे लिखाएगा। तो अगर उसका y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है y कोऑर्डिनेट, उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे। इस बात को आपको हम समझा दिए, ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए एक एग्जांपल लेके इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए ये हम डिमॉन्स्ट्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसको जान लीजिए आप लोग, लेकिन एग्जाम के लिए इट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल। एक बहुत लेंदी होता है, बहुत टाइम चलाता है, इसमें उतना देर में 4-5 हिसाब और बन जाएगा मेरा, बट फिर भी चूंकि बेसिक है इसलिए मैं दिखा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं एग्जाम्पल से। बट एग्जाम में जरा भी फॉलो नहीं करना है इसको, बिकॉज इट्स अननेसेसरी टाइम टेकिंग, वेरी लेंदी, बट स्टिल हम कंसेप्ट को समझा रहे हैं। तो देखिए इमेजिन कीजिए फिक्स सीलिंग है, मेरा फिक्स पुली है, यहाँ से एक और पुली अटैच्ड है, यहाँ से एक और पुली अटैच्ड है। देखिए यहाँ एक ब्लॉक ऑफ मास m है, यहाँ से रस्सी देखिए, अलग अलग रस्सी पास कर रहा है, ये एक ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M हो गया। फाइन। ये आपका पुली P1 है, अब ये आपका पुली P2 है, ये आपका पुली P3 हो गया, तो फिक्स सीलिंग हो गया, ठीक है। फाइन। ये स्मॉल मास का ब्लॉक है, उसको B1 कहा गया, जो कैपिटल M का मास का ब्लॉक है उसको B2 बोला गया। अच्छा, इसमें क्या रस्सी है, एक रस्सी, दो रस्सी, तीन रस्सी, 4 रस्सी है इसमें। ये रस्सी है देखिए S1, स्ट्रिंग S1, ये मेरा दूसरा रस्सी हो गया S2, ये मेरा तीसरा रस्सी हो गया S3, ये मेरा चौथा रस्सी हो गया S4। अच्छा, हर रस्सी के बारे में हमारा अजम्पशन क्या होगा कि मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि एट ए गिवन इंस्टेंट S1 के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। वही आर्ग्यूमेंट S2, S3, S4 के लिए भी चलेगा। ऑलराइट, इसका प्रूफ तो आपको हम 31st वीडियो न्यूटन्स लॉ में बता चुके हैं। कब एक सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है जिसमें एक इंस्टेंट पर रस्सी के हर पॉइंट का टेंशन सेम होता है, वो सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है बता चुके हैं कि रस्सी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। देन एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम, ठीक है ना। इसमें हर जगह टेंशन सेम है रस्सी S1 के हर पॉइंट पर। सिमिलरली S2 मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, S2 और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो एक इंस्टेंट पर S2 के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। उसी आर्गुमेंट से S3 के भी हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, S4 के भी हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। अच्छा, मासलेस स्ट्रिंग कहते हैं मतलब ये नहीं कि जीरो मास है, बट उसका मास एज कम्पेयर टू मास ऑफ अदर बॉडीज इन द प्रॉब्लम इतना छोटा है कि उसको हम इग्नोर कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन में उसको जीरो मान ले रहे हैं। रियलिटी में जीरो मास नहीं है, मास है, लेकिन इतना कम है कि इग्नोर कर सकते हैं उसको, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए अब मान लीजिए सिस्टम को रिलीज कर दिया गया रेस्ट से। इमेजिन कीजिए ये ब्लॉक ऊपर जाने लगा विद सम एक्सेलरेशन a1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, ब्लॉक मान लीजिए B2 नीचे जाने लगा एट सम एक्सेलरेशन a2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों B1 B2 का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, ऑलराइट। हमको रिलेशन निकालना है, B1 B2 के एक्सेलरेशन के बीच रिलेशनशिप निकालना है हमको, ठीक है ना। A1 A2 दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अपने मन से आर्बिट्रली मान लिए हैं, रिलीज करने पर M ऊपर जा रहा है with a constant with acceleration a1 with respect to ground,
और ये B2 नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन A2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये दोनों उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड्स है। फाइन, हमको A1 A2 के बीच रिलेशन निकालना है, रिलेशनशिप। अच्छा, ये भी मान लीजिए किसी इंस्टेंट में ब्लॉक B1 ऊपर जा रहा है से V1 वेलोसिटी से, उसी इंस्टेंट में B2 नीचे जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी V2 से। ऑलराइट, फाइन। सो देखिए, हमको ये बताना है कि इसमें A1 A2 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो थोड़ा सा आपको इसमें, इसको अगर बीच में छोड़ के अगला वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इससे डायरेक्टली एक वीडियो में डाल रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसलिए काइंडली कोऑपरेट है। ठीक है, तो देखिए, अब हम मान लेते हैं कि फिक्स सीलिंग से कहीं नापते हैं कोऑर्डिनेट, वर्टिकल कोऑर्डिनेट इस फिक्स सीलिंग से मेजर करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस है y1 डिस्टेंस है। ठीक है, ऑलराइट, और ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये थोड़ा इसको हम नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ये देखिए नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए ऐसे, ये देखिए मैंने थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं डायग्राम क्लैरिटी के लिए, और नीचे कर देते हैं, और इसको हम ये देखिए ब्लॉक B2 हुआ कैपिटल M मास का, इसका नीचे वेलोसिटी V2 है। ठीक, फाइन। अच्छा, इसमें t टाइम पर B2 का जो y कोऑर्डिनेट है फ्रॉम द फिक्स सीलिंग वो y2 है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों पुली मूव करेगा, ये पुली मूव नहीं करेगा ग्राउंड में, ताकि ये S4 इनएक्सेंसिबल है, ये पुली मूव नहीं करेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये दोनों पुली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव करेगा। अब वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जरूरत नहीं है, कुछ भी आप मान के कर सकते हैं। तो देखिए, P1 को मान लेते हैं y कोऑर्डिनेट है y3, या मान लेते हैं ओके y, और P2 को मान लेते हैं y कोऑर्डिनेट है, P2 का y कोऑर्डिनेट मान लेते हैं y4 है। P3 तो मूव करेगा नहीं, नथिंग टू बी सेड। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरा जो पुली P1 है वो नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन V1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और पुली P2 भी नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन V2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑलराइट, फाइन। तो देखिए, सबसे पहला बात, ये जो A1 A2 A3 A4 है, A1 A2 B1 B2 सब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो A1 को हम कैसे लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव ग्राउंड से। देखिए, रिलीज करने पर M ऊपर जा रहा है इंक्रीजिंग स्पीड से, जो थ्योरी भी डिस्कस किए थे यहाँ पर। A1 को हम लिखेंगे माइनस ऑफ d2y1 बाई dt2। ओके, और ये देखिए, ये जो B2 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इंक्रीजिंग बाई एक्सिस के लॉन्ग विथ इंक्रीजिंग स्पीड, इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड A2 होगा उसको लिखेंगे d2y2 बाई dt2। ये A2 हो गया, देखिए। ठीक है, अच्छा, P1 देखिए, P1 भी नीचे जा रहा है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, तो उसका y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड B1 है। तो B1 को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे B1 को हम लिखेंगे, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, P1 का y कोऑर्डिनेट क्या है, y3 है, वो इंक्रीजिंग वाई डायरेक्शन में जा रहा है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, इसको लिखेंगे d2y3 बाई dt2 हो गया। और B2 कौन है, पुली P2 है ना, P2 का y कोऑर्डिनेट कितना, y4 है, P2 नीचे जा रहा है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ, तो B2 को क्या लिखेंगे, B2 को लिखेंगे d2y4 बाई dt2। यहाँ माइनस साइन आएगा कि हम उसको नीचे एक्सलेक्ट करके दिखाए हैं, इसे माइनस साइन नॉट अपीयर। ओके, और जहाँ तक सवाल है P3 का, तो P3 तो फिक्स है, तो उसका y कोऑर्डिनेट मूव करेगा नहीं, उसका जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा। सारा हम एक्सप्रेशंस मान लिए हैं, देखिए। और देखिए, जरा S1 को देखिए, लेंथ, नो मैटर हाउ B1 B2 एंड पुली P1 मूव्स, S1 का टोटल लेंथ कांस्टेंट होगा, लेंथ ऑफ S1 इज कांस्टेंट L1 से, S1 is constant equal to L1, और दिस लेंथ, ये जो है यहाँ से लेंथ है, ये L1 है, वो होगा ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। अब ये लेंथ मेरा कितना y1 है, ये मेरा y3 है, ये लेंथ क्या हो जाएगा y1 माइनस y3, उसको लिखेंगे y1 माइनस y3 प्लस दिस मच हाफ लेंथ ऑफ हाफ पुली। मान लेते हैं P1 पुली P1 की रेडियस R1 है, तो हाफ लेंथ ऑफ पुली क्या होगा, फुल सर्कम्फ्रेंस का हाफ, तो पाई R1।
प्लस यहाँ से यहाँ, फिर अब यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना माना गया है, इस टोटल डिस्टेंस को y2 माना है, देखिए y2, और ये कितना है, ये आपका y3, ये कितना होगा, y2 माइनस y3 होगा, प्लस y2 माइनस y3 इक्वल टू L1 कांस्टेंट, दैट मीन्स y1 प्लस y2 प्लस पाई r1 माइनस 2y3, y1 प्लस y2 माइनस 2y3 प्लस पाई r1 इज इक्वल टू L1 कांस्टेंट। फाइन, अब इसको दो बार हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, d2y1 बाई dt2 प्लस d2y2 बाई dt2, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, इसको डेरिवेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 d2y3 बाई dt2, L1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट है। अब d2y1 बाई dt2 को क्या लिखेंगे, माइनस a1, इस इक्वेशन से माइनस a1 प्लस d2y2 बाई dt2 को क्या लिखेंगे, प्लस a2, और d2y3 को b1 तो माइनस 2b1 बराबर 0, यानी a2 बराबर a1 प्लस क्या 2b1, एक इक्वेशन आ गया मेरा। तो S1 का लेंथ कांस्टेंट करके एक कंडीशन हमको आ चुका है। फाइन, ऑलराइट, सो ये रिलेशन भी आ गया हमको, ठीक है ना। ऑलराइट, इसको हम ऐसा करते हैं, कहीं पर लिख देते हैं इसको, जब खत्म हो गया है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए बॉटम में यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए a2 को लिखेंगे a1 प्लस 2b1, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 2b1, ऑलराइट, क्लियर, फाइन। अच्छा, अब जरा हम लोग लेंथ S2 को कांस्टेंट करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब लेंथ ऑफ S2 कांस्टेंट है L2 से, लेंथ ऑफ S2 इज कांस्टेंट इक्वल टू L2 से। अब S2 का टोटल लेंथ होगा यहां से यहां का लेंथ प्लस यहां से यहां का लेंथ प्लस यहां से यहां का लेंथ। अब यहां से यहां का लेंथ कितना होगा, y3 माइनस कितना, ये देखिए ये y3 है आपका, ये y3 है, और ये आपका हो गया y4, ये हो जाएगा y3 माइनस y4, ये लेंथ, ये लेंथ, यहाँ से लेंथ y3 माइनस क्या होगा y4 हो जाएगा, ठीक है, y3 है, ये y2 यहाँ से यहाँ है, y4 यहाँ से यहाँ तक का y4 है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y3 माइनस y4, ये लेंथ होगा y3 माइनस y4, कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पर, ये y4 इसके लिए है, इस रस्सी के लिए, और y2 यहाँ से यहाँ के लिए, इन दोनों कंफ्यूज मत कीजिएगा। y3 माइनस y4 हो गया, प्लस ये लेंथ ऑफ हाफ सर्कम्फ्रेंस ऑफ पुली P2, रेडियस मानते हैं R2 उसका है, इसको लिखेंगे पाई R2 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ का लेंथ, अब ये हो जाएगा y2 माइनस क्या, y2 माइनस कितना y4, इज इट ऑलराइट, ये y4 है, ये y2 है आपका y2, और ये आपका क्या है, ये आपका y4 है, देखिए ये क्या होगा y2 माइनस y4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए होगा ना, प्लस बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना L2, इसको क्या लिखेंगे y2 प्लस y3 माइनस 2y4 प्लस पाई R2 बराबर क्या कांस्टेंट हो गया। अब दो बार डेरिवेट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, d2y2 बाई dt2 प्लस d2y3 बाई dt2, इसका हो जाएगा माइनस 2 d2y4 बाई dt2, इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। अब d2y2 dt2 a2 हो जाएगा, देखिए d2y3 dt2 b1 हो जाएगा, d2y4 2b2 तो 2b2 हो जाएगा बराबर 0, a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 2b2। एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, जगह खत्म हो गया इसीलिए इसको लिखेंगे a2 प्लस 2b1 बराबर, सॉरी a2 प्लस b1 बराबर 2b2, ये लिखा गया, देखिए आई होप इट इज क्लियर। a2 प्लस b1 इक्वल टू कितना हो गया 2b2 हो गया, ये हो गया ना, a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 2b2, ये हो गया, देखिए a2 प्लस b1 इक्वल टू हाउ मच 2b2, ये भी आ गया। अब हम लेंथ कांस्टेंट करेंगे, इसका S1 कर चुके, S2 कर चुके, S3 का करेंगे, ठीक है।
इसको मिटा देते हैं। लेंथ ऑफ S3 कांस्टेंट है, S3 ये रस्सी है, लेंथ ऑफ S3 इज कांस्टेंट, L3 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S3 कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। अब ये लेंथ कितना होता है, y4 है, ये कितना है, ये इसको S4 कांस्टेंट है ना, इसको हम y0 बोल देते हैं, लेट्स कॉल इट y0। ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे L3 लेंथ दिस मच लेंथ ही होगा y4, ये यहाँ से y4 है और ये y0 है, तो y4 माइनस y0 होगा, y4 माइनस y0 प्लस हाफ लेंथ ऑफ द पुली, सर्कमफ्रेंस का हाफ सर्कमफ्रेंस, तो रेडियस R3 है तो प्लस पाई R3 प्लस यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक का लेंथ, ये y2 है y4 है, तो ये कितना होगा, ये पूरा y2 है y4, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी एक मिनट जस्ट चेक कर लीजिए, ये लेंथ पे ठीक लिखा है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ S3 कांस्टेंट, ये लेंथ कितना है आपका, ये आपका है y1, नहीं y1 नहीं सॉरी, ये लेंथ कितना हो गया, हाँ y4 ठीक है, ओके, y4 माइनस दिस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ओके, प्लस ये लेंथ y4 माइनस y0, ओके फाइन, ओके, प्लस ये कितना होगा y4 माइनस y0, ये भी होगा, इज ऑलराइट, क्या बोल रहे हैं, जैसे देखिए ये लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो y4 माइनस y0 हो गया प्लस पाई R3 हो गया प्लस ये लेंथ हो गया, अब ये y4 माइनस y0 होगा, ये लेंथ, ये नहीं y4 माइनस हो जाएगा y2 माइनस y0, ये होगा, ये डिस्टेंस होगा ना, तो क्या लिखेंगे y2 माइनस y0 हो गया, इन इसको लिखेंगे y4 प्लस y2 माइनस 2y0 प्लस ir3 बराबर L3 बराबर क्या, कांस्टेंट, इसको दो बार डिफरेंशिएट करता है टाइम के रेस्पेक्ट सक्सेसिवली, तो क्या लिखेंगे d2/4/dt2 प्लस d2y2/dt2, इसका जीरो हो जाएगा, y0 कांस्टेंट है, इसका भी जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसको दो आउट करेंगे, जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब d2/4 को b2 लिखेंगे, ये वाला क्वांटिटी को b2 लिखेंगे, y2 a2 लिखेंगे, जीरो हो गया, b2 हो गया माइनस a2 हो गया, देखिए b2 इज इक्वल टू माइनस a2। अब इस b2 को क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं, इस b2 को इसमें डाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे a2 प्लस b1, 2b2 को लिखेंगे माइनस 2a2, यानी b1 को लिखेंगे माइनस 3a2। अब इस b1 को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे, a2 हो जाएगा a1 प्लस 2b1 माइनस 6a2 हो जाएगा, a1 बराबर 7a2, यही आपका रिक्वायर्ड कंस्टेंट इक्वेशन है एक्सेलरेशन के लिए, बात समझ रहे हैं। This is the required constant equation for the acceleration in terms of acceleration of b1 and b2 with respect to ground। ये कैपिटल b1 है, कैपिटल b2 है, ये स्मॉल b1 स्मॉल b2, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, स्मॉल b1 स्मॉल b2 दोनों पुली का रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशन है, और कैपिटल b1 कैपिटल b2 ब्लॉक को डिनोट करता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हम बोलेंगे, इसी बोलेंगे कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, ऐसा बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन कहेंगे इसको। a1 is equal to 7a2, this is the required constant equation for acceleration, a1 is equal to how much, 7a2, ओके। तो हम लोग को आया किस कंसेप्ट पे बेस्ट आया, इस कंसेप्ट से आया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो हर लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट किए, दो बार डिफरेंशिएट करके फिर सॉल्व किए, रिजल्टिंग कांस्टेंट इक्वेशन आ गया। ये देखिए बड़ी लेंथी है, देख रहे हैं, एक निकालने में कम से कम हाफ एन आवर चला आता है, एक निकालने में, तो एग्जाम में अगर आएगा तो बहुत मेथड जरा भी ठीक नहीं है। हम लोग का एम है इसी कंस्टेंट रिलेशन को इजियर वे से डिराइव करना, मतलब इतना लंबा चौड़ा हमको दो बार डायग्राम बना के इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ये चाहते हैं कम टाइम में जल्दी कम समय में लिखा जाए, कम स्पेस लगे, ये हम लोग चाहते हैं। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक ऑल्टरनेटिव वर्क का कंसेप्ट फॉर्मुलेट करेंगे, समझे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये मेरा रिक्वायर्ड कंस्टेंट इक्वेशन हो गया, देखिए समझ गए ना, तो a1 इक्वल टू 7a2 इज द रिक्वायर्ड कंस्टेंट इक्वेशन, फाइन, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए
इसको डिराइव करने का इजी मेथड क्या है देखिए बताते हैं, ध्यान से सुनिए। सी बेसिक कंस्ट्रेंट थ्योरी का आइडिया क्या है, जिसमें रस्सी इन्वॉल्व है, जहां पर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व है। बेसिक आइडिया ऑफ कंस्ट्रेंट थ्योरी इज दिस, सिंस length of string is constant, since length of string is क्या constant, imply करेगा total work done by a string on all bodies in contact with it is 0. Since the length of string is constant, implies that total work done by a string on all the bodies in contact with it adds up to 0 in any frame of reference. This is most crucial. In any frame of क्या reference, किसी भी frame of reference में work done by a string on all the bodies in contact with it adds up to 0. Why in any frame of reference? क्योंकि अभी हम देखेंगे ये जो जीरो कंडीशन आया वर्क डन का, इसका कॉन्सिक्वेंस है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है तो खाली एक ही फ्रेम में कांस्टेंट तो है नहीं, वो तो हर फ्रेम में कांस्टेंट है। हर फ्रेम में ये रूल इज गोइंग टू बी वैलिड। समझ गए? क्योंकि एक एग्जांपल लेकर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। सी लाइक दिस, इसको मिटा देते हैं, लिख दिए हम, ठीक है। आइडिया बस इतना ही है। देखिए, दिस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस कांस्टेंट थ्योरी, जहां स्ट्रिंग्स इन्वॉल्व है, जहां स्ट्रिंग भी प्रॉब्लम में आ गया है। देखिए, इमेजिन कीजिए कि मेरे पास सिस्टम का एक पार्ट हमको दिया है। देखिए, ये मूवेबल पुली है, ये रस्सी है जो किसी पुली से अटैच्ड है, और रस्सी भी किसी और बॉडी है ऊपर से कनेक्टेड है। यहां पर आपका एक देखिए ब्लॉक है, ब्लॉक से बी डैश, हाँ, यहां पर एक और ब्लॉक है से बी डबल डैश, ठीक है। ये रस्सी के बारे में हमारा एजम्पशन होगा कि रस्सी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और रस्सी मासलेस है, रस्सी पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसलिए एक इंस्टेंट पर रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा, से टी, प्लस रस्सी इनएक्सटेंसिबल भी बोल दिए। मैंने पहले हम बोले कि मासलेस है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए एट अ गिवन इंस्टेंट टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम, इसको टी से डिनोट किया गया। अच्छा, ये भी अज्यूम कर रहे हैं स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो देखिए, सपोज कि ये जो डायग्राम बना है टाइम टी का डायग्राम है, इज अ डायग्राम फॉर टाइम टी, फाइन। और टी टाइम पर मान लीजिए ये पुली कुछ सब मूव कर रहा है, दोनों ब्लॉक ऑफ पुली ऑल आर मूविंग। तो देखिए, ये रस्सी को हम एस से डिनोट किए हैं, स्ट्रिंग को। तो अभी देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस L1 है, मान लीजिए इतना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L1 है। इसको इस L1 से कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो डिफरेंट सिचुएशन था, वहां भी L1 माने थे, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L1 माने थे, उसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, सेम सिंबल यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा पुली का सेंटर हो गया, इसका रेडियस हो गया, तो इसका हाफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया पाई आर। अच्छा, मान लेते हैं कि बी डबल डैश का ये लेंथ मान लेते हैं कि है से L2, ठीक है। तो टी टाइम पर इस स्ट्रिंग का टोटल लेंथ क्या होगा, L1 प्लस पाई आर प्लस L2, ये टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा टी टाइम पर। अच्छा, टी प्लस डी टी पर क्या हुआ, देखिए टी प्लस डी टी पर क्या हुआ, ये ब्लॉक कुछ ऊपर चला गया, ब्लॉक कुछ नीचे आ गया, पुली मान ली मूव किया, वो अप डाउन तो ही जा सकता है, मान लीजिए नीचे आ गया। तो टी प्लस डी टी पर क्या हुआ, देखिए ये पुली थोड़ा नीचे आ गया, देखिए ये ब्लॉक भी थोड़ा ऊपर आ गया, और ये ब्लॉक भी थोड़ा नीचे चला गया, देखिए ऐसे, लाइक दिस देखिए। ये पुली हमारा लगता है डिस्प्लेस हुआ है डीवाईपी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन द टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डी टी। ये बी डैश मान लेते हैं डिस्प्लेस हो गया कितना से, डी वाई डैश से, और ये जो ब्लॉक है बी डबल डैश है, वो मानते हैं डिस्प्लेस कितना हो गया, डी वाई डबल डैश से डिस्प्लेस हो गया। कौन से इंटरवल में, टी से टी प्लस डी टी में, ऑलराइट। अब देखिए, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट अभी भी है, इस रस्सी का टोटल लेंथ कांस्टेंट है,
तो स्मॉल टी टाइम पर इस रस्सी का लेंथ को क्या लिखेंगे, L1 प्लस पाई आर प्लस L2, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऐसा लिखाएगा, तो क्या लिखेंगे L1 प्लस पाई आर प्लस L2, ये टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया कब, टाइम टी पर। अब टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टी प्लस डी टी क्या लिखेंगे, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। अब ये लेंथ कैसे लिखाएगा, देखिए ये L1 है माइनस डी वाई पी माइनस डी वाई वन डैश डी वाई डैश, ये डिस्टेंस, इसको लिखेंगे L1 माइनस डी वाई पी माइनस डी वाई डैश प्लस दिस मच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हाफ पुली पर जो हाफ सर्कमफ्रेंस पर रस्सी है पाई आर, आर इज द पुली रेडियस, प्लस ये लेंथ। अब ये लेंथ हो जाएगा L2 माइनस दिस प्लस दिस, इसको लिखेंगे L2 माइनस डी वाई पी प्लस डी वाई डबल डैश। देखिए थोड़ा यहाँ क्लमजी हो गया है, इसको ऐसा करते हैं, यहाँ फिर से लिख देते हैं, इसको लिख देते, देखिए इसमें L1 L2 कट जाएगा, देखिए चला गया, फिर पाई आर भी चला गया, देखिए क्या बचा मेरे पास, बच गया मेरे पास क्या चीज, 0 बराबर माइनस डी वाई पी माइनस डी वाई पी, तो क्या लिखेंगे इसको, L1 L2 पाई आर चला गया सब, क्या लिखेंगे 0 बराबर क्या लिखेंगे माइनस डी वाई पी माइनस 2 डी वाई पी प्लस वॉट डी वाई प्लस हो गया डी वाई डबल डैश प्लस डी वाई डबल डैश माइनस डी वाई डैश, ये तो आ गया, देखिए यही है ना, इज इट ऑल राइट, माइनस 2 डी वाई पी माइनस डी वाई डैश प्लस डी वाई डबल डैश। ओके, ये एक्सप्रेशन है, देखिए फाइन, ऑल राइट, इसको मिटा देते हैं। ये मेरा कंस्टेंट इक्वेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप देता है, तो क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे इसको, डी वाई डबल डैश इक्वल टू डी वाई डैश प्लस 2 डी वाई पी, इसको बोलेंगे दिस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड द पुलीज, इसको बोलेंगे कंस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोलेंगे इसको, कंस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसको हम, constant relation for what, displacement, fine, all right, is it all right, क्या बोले, समझ गए। अच्छा ये क्यों आया, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, उसी से आया। दिस इक्वेशन इज वैलिड बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, दिस इज वैलिड बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज व्हाट, कांस्टेंट। अच्छा देखिए अभी भी ये रिलेशन निकालने के लिए हमको डायग्राम बनाना पड़ा 2 बार, काफी टाइम वेस्टेज हुआ। अब इस कंस्टेंट रिलेशन को बहुत इजी वे में डिराइव कर सकते हैं, इट कैन बी डिराइव्ड इन अ वेरी इजी वे, वो कैसे, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्क। जैसे देखिए ये रस्सी को देखिए, जिस रस्सी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये रस्सी देखिए, ये रस्सी इस ब्लॉक बी डैश से कनेक्टेड है, पुली पर होकर गुजर रहा है, हाफ पुली पर ऊपर पास कर रहा है, पुली से भी कांटेक्ट में है, और प्लस बी डबल डैश से जुड़ा हुआ है रस्सी यहाँ पर, ये रस्सी जो है बी डैश बी डबल डैश और पुली तीनों के कांटेक्ट में है, तो रस्सी तीनों पर कुछ वर्क करेगा इन द टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डी टी, तो टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक्स दिस एंड दिस इन द टाइम टी टू टी प्लस डी टी, कैसे लिखेंगे, दैट इज, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये रस्सी देखिए, ये रस्सी बी डैश से कनेक्टेड है, बी डबल डैश से भी कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और पुली पे होकर गुजर रहा है, पुली से भी कनेक्ट में है, तो रस्सी जो वर्क करेगा इस पर प्लस इस पर प्लस इस पर, सबका अलजेब्रिक सम, उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग पहले, ठीक है। अब बताइए ये रस्सी में टेंशन कितना माने है, टी, ये रस्सी इस बी डैश पे टी फोर्स ऊपर लगा रहा है, और बी डैश डिस्प्लेस भी ऊपर हुआ है, डी वाई डैश ऊपर, तो कितना वर्क करेगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट टी इंटू डी वाई डैश इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टी डी वाई डैश कॉस 0 डिग्री, ये हो रस्सी के द्वारा वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक। अच्छा अब जो रस्सी के द्वारा वर्क डन ऑन दिस पुली, अब देखिए रस्सी पुली पर देखिए हर जगह ऐसे ऐसे लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो रस्सी के पुली के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, ये इसका एक्चुअल एफबीडी है। अच्छा प्रीवियस वीडियो में इसका हम इक्विवेलेंट एफबीडी बताए थे आपको,
31st वीडियो में हम बताए थे कि इक्विवेलेंटली ये रस्सी जो लपेटा हुआ है पुली पर, ये दोनों रस्सी इस पुली पे एक टी यहाँ लगाएगा, एक टी यहाँ लगाएगा नीचे, याद है? पूरा बताया थे हम, 31st वीडियो में जाइए मिल जाएगा। तो ये दोनों रस्सी इस पुली पर यहाँ टी फोर्स नीचे लगा रहा है, टी फोर्स नीचे लगा रहा है, और पुली डिस्प्लेस विद डी नीचे हो रहा है। उसका वर्क डन क्या लिखेंगे? 2t dy/p cos ऑफ क्या 0 डिग्री। 0 समझे का है क्योंकि पुली का डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और टी 2t भी नीचे लग रहा है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। अच्छा, बच गया वर्क डन ऑन बी डबल डैश बाय रस्सी। रस्सी इसको टी फोर्स ऊपर लगा रहा है और बी डबल डैश नीचे डिस्प्लेस पर डी बाई डबल डैश से, दोनों बीच एंगल 180 डिग्री है। तो रस्सी जो वर्क करेगा इस पर टी डॉट वेलोसिटी, टी डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, उसको लिखेंगे प्लस टी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, मैग्नीट्यूड कितना है, डी बाई डबल डैश है, इंटू कॉस ऑफ कितना पाई, क्योंकि एंगल 180 डिग्री है। यही आएगा वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल बॉडीज इन कंटैक्ट विथ इट। अब इसमें देखिए टी कॉमन आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो गया, प्लस 2 dy/p हो गया, cos पाई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस डी बाई डबल डैश हो जाएगा। बट हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये क्वांटिटी रिप्लेस हो जाएगा किससे, डी बाई डबल डैश से रिप्लेस हो जाएगा। लिखाएगा t इंटू डी बाई डबल डैश माइनस डी बाई डबल डैश, कितना हो जाएगा 0। यानी क्या समझे इसे, बताइए क्या समझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? इसे हम यही समझे चूंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसलिए ये क्वेश्चन वैलिड है, और ये वैलिड इंप्लाई करेगा कि रस्सी जो वर्क करेगा ऑन ऑल बॉडीज इन कांटेक्ट विद इट, सबका सम वो 0 हो जाएगा। इज इट ऑल राइट? क्या बोले हम क्या बोले समझे? हम कहना चाह रहे हैं ना कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसलिए ये क्वेश्चन हमको मिला। फिर ये क्वेश्चन चूंकि वैलिड है इसलिए ये चीज रिप्लेस हो गया इससे, वर्क डन 0 आ गया। मतलब के लिए ऐसा लिखेंगे, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल बॉडीज इन कांटेक्ट विथ इट adds up to 0. Because length of string is constant, therefore total work done by string on all the bodies in contact with it adds up to 0. So what do you mean by the word total work done by string on all the bodies? Meaning algebraic sum of work done by string on all the bodies in contact with it. Algebraic sum तो साइन के साथ ऐड करेंगे, ये 0 आ गया। तो देखिए हम जानते हैं 0 होगा ये, तो हम क्या करते हैं, कन्वर्स प्रोसेस लगाते हैं। हम क्या करते हैं, रस्सी का वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, हम जानते हैं 0 होगा, इस डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, dy डैश प्लस 2 dy/p माइनस dy डबल डैश को 0 कर देंगे, और t तो नॉन जीरो है इसलिए इसको 0 होना चाहिए। तो dy डैश प्लस 2 dy/p माइनस dy डबल डैश 0 आ गया। यानी कंस्टेंट जो है बहुत जल्दी डिराइव हो गया, दो बार ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई होप क्या समझ में आ रहा है आपको क्या बोले हम, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, therefore total work done by string on all bodies in contact with it adds up to 0. Total work done by string on all bodies in contact with it meaning what? Algebraic sum of work done by the string on all bodies in contact with it. अब वो 0 हो गया, 0 का है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो हम क्या किए, कन्वर्स फेनोमेनन क्या किए, रस्सी के द्वारा वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल लिए, जो कितना आया हम जानते हैं 0 होगा, तो 0 से इक्वेट कर दिए। और टी तो नॉन जीरो है, टी तो टाइट, रस्सी टाइट है, टी इज नॉन जीरो, 0 तभी होगा जब ये क्वांटिटी 0 होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, वही रिलेशन डायरेक्ट आ गया, मैंने इतना हमको करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इज द बेसिक आइडिया ऑफ कांस्टेंट थ्योरी। देखिए, बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल बॉडीज इन कांटेक्ट विथ इट एड्स अप टू 0। और 0 खाली एक फ्रेम में नहीं, हर फ्रेम में, कारण क्योंकि 0 हो रहा है इसलिए क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो खाली एक फ्रेम में कांस्टेंट नहीं होता, हर फ्रेम में कांस्टेंट है, हर फ्रेम में ये रिलेशन वैलिड हो जाएगा। तो जिस फ्रेम में लगाएंगे ना डिस्प्लेसमेंट उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में लेंगे, ये बात जान लीजिए आप। जैसे ग्राउंड फ्रेम में लगा रहे हैं कंस्टेंट इक्वेशन, तो सारा डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे पुली का, ब्लॉक का, सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे। किसी और मूविंग फ्रेम से देख रहे हैं, कंस्टेंट लिख रहे हैं, तो वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे ना उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिया आएगा जिस फ्रेम में आप कंस्टेंट इक्वेशन लिख रहे हैं। आई होप क्या वो क्लियर है मेरे बात क्या बोले हम। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ कंस्टेंट थ्योरी, समझ गया ना। बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट देयरफॉर वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल बॉडीज इन कांटेक्ट विथ इट adds up to 0 in any frame of reference. Fine, all right. इसको मिटा देते हैं। सो देखिए ये जो डिराइव हो गया बेसिक कंसेप्ट,
देखिए, अच्छा एक बात और देखिए, लास्ट क्लास से आप लोग बताए थे हम 31st वीडियो में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 31st वीडियो में आप लोग हम बताए थे कि स्ट्रिंग अगर मासलेस है और स्ट्रिंग और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, एट ए गिवन इंस्टेंट टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग इज सेम, हम बता चुके हैं आपको 31st वीडियो में। इनके उसके डाउट है 31st वीडियो में चले जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सारा न्यूटन्स लॉज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए, इमेजिन कीजिए कोई पुली है, मान लीजिए यहाँ पर रस्सी पास कर रहा है इसके ऊपर से, मान लीजिए दो ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक D1 ब्लॉक D2, दो ब्लॉक है, और D1 D2 और 2 ब्लॉक्स, इसमें स्ट्रिंग है, हाँ ऐसे जस्ट स्ट्रिंग, ये मेरा पुली हो गया, ये पुली का सेंटर है, पुली को P से डिनोट किए, एक और रस्सी यहाँ पर अटैच देखिए स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है मेरा। और मान लिया कि रस्सी मासलेस है और रस्सी और पुली के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हर जगह रस्सी का टेंशन सेम होगा, इसके हर पॉइंट का T मान लेते हैं। अच्छा, ये रस्सी की दूसरा रस्सी है, मान लेते हैं टेंशन उसमें T1 है मान लेते हैं। अच्छा, इन जनरल ये पुली स्टैटिक नहीं होकर मूव कर रहा होगा, हम मान के चल रहे हैं सारा मूवमेंट्स वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, या तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस तरह नहीं भी जा रहा है, डेस्क पर भी ये भी हो सकता है। मान लेते हैं समझाने के लिए, मान लेते हैं कि इस पुली का मान लेते हैं मास MP है, और पुली मान लीजिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में AP से एक्सेलरेट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपवर्ड डायरेक्शन में, पुली, ये पुली का है, MP हो गया मास ऑफ पुली, AP हो गया पुली का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट, अपने मन से मान लिया है। अब देखिए, इस पुली को हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, पहले इस पुली का हम इक्विवेलेंट FBD बनाते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट FBD क्या है, ये आपको हम 31st वीडियो में हम बता चुके हैं, इक्विवेलेंट FBD और एक्चुअल FBD। तो हम आप लास्ट 31st वीडियो में बताए थे कि जब भी हम FBD बनाएंगे पुली का, एक्चुअल नहीं बना के इक्विवेलेंट आएंगे, जस्ट क्लमजी हो जाता है डायग्राम इक्विवेलेंट FBD बनाने में, ये मैंने एक्चुअल FBD बनाने में, इक्विवेलेंट FBD बनाने में थोड़ा जल्दी बनता है डायग्राम, तो क्लमजी कम होता है। इस पुली का इक्विवेलेंट FBD हम ग्राउंड फ्रेम बनाते हैं, उसमें एक तो उसका वेट लगेगा MPG, MP उसका मास ऑफ पुली है, ये रस्सी जो देखिए, जो ये रस्सी T1 जो रस्सी पुली के सेंटर से अटैच्ड है, उसका टेंशन T1 है, उसको पुली के ऊपर खींचेगा T1 फोर्स से। अच्छा, ये रस्सी देखिए, ये रस्सी पुली पर लपेटा हुआ है, हाफ पुली पर लपेटा हुआ है, हर पॉइंट और नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स लगाएगा रस्सी पुली पर, उसका रिजल्टेंट नीचे हो जाएगा T और 2T नीचे, जिसको FBD में यहाँ पर दिखाएंगे, देखिए ऐसे दिखाएंगे, देखिए लाइक दिस, पुली ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो पुली को अपवर्ड डायरेक्शन लगाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस 2T माइनस MPG बराबर MPA AP, AP है पुली का एक्सेलरेशन, टू बी मोर प्रिसाइज पुली के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, बट यहाँ ट्रांसलेटिंग पुली है, पुली के हर पॉइंट का सेम एक्सेलरेशन है AP है, तो T1 माइनस 2T को लिखेंगे MP इंटू G प्लस AP, ओके फाइन। अच्छा, मान लीजिए एक बात और ध्यान दीजिए, वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, जैसे मान लीजिए पुली T से T प्लस DT में ऊपर डिस्प्लेस हुआ, कितना से, DYP से, ये पुली ऊपर डिस्प्लेस हुआ बाय व्हाट अमाउंट, DYP ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, T से T प्लस DT में। अब इस पुली पर देखिए, ये T1 जो है रस्सी, ये रस्सी जिसमें टेंशन T1 है, पुली के सेंटर C से कनेक्टेड है, पुली के ऊपर T1 फोर्स लगा रहा है, ये पॉइंट भी ऊपर गया DYP से, ये रस्सी देखिए पुली पर लपेटा हुआ है, इफेक्टिवली T और T यहाँ लगा रहा है, ये रस्सी जो पुली पर लपेटा हुआ है, तो देखिए टोटल इस पुली से दो रस्सी कंटैक्ट में, एक ये रस्सी ऐसे ही वाला जो इस पर T और T यहाँ लगा रहा है, एक रस्सी यहाँ पर T1 जो पुली के ऊपर खींच रहा है T1 फोर्स से, तो ये स्ट्रिंग को S से डिनोट किए, इस स्ट्रिंग को डिनोट किए S डैश से, तो टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग, ऑल द स्ट्रिंग्स इन कांटेक्ट विद पुली, वो क्या होगा, algebraic sum of work done by the individual strings in contact with this pulley, so total work done by all the strings on this pulley लिखेंगे, total work done by string on this pulley जो रस्सी इस पुली से कांटेक्ट में है उसको लिखेंगे, DW क्या है, total work done by all the strings in contact with this pulley, that is same as total work done on this pulley by string S, DWS, plus work done by string S1 S dash on this pulley, let's call it say DWS dash। DWS क्या है, वर्ड से फिर से बोलते हैं, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग S ऑन दिस पुली। अब अभी हम देखें इक्विवेलेंट FBD में S जो पुली पर लगा रहा है फोर्स T और T S है, और पुली AP ऊपर एक्सेलरेट किया है, कितना वर्क करेगा ये S कितना वर्क करेगा इस पुली पर, वर्क करेगा कितना, 2T नीचे
और डी वाई पी ऊपर, एंगल 180 डिग्री, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट 2t डी वाई पी इंटू -1 cos 180 डिग्री -1 प्लस वर्क डन बाय एस डैश ऑन दिस स्ट्रिंग, एस डैश ऑन दिस पुली। अब एस डैश इस पुली को T1 ऊपर खींच रहा है और ये पुली ऊपर डी वाई पी जा रहा है, एंगल 0 डिग्री। तो डॉट डिस्प्लेसमेंट करें तो क्या लिखेंगे, T1 डी वाई पी कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। तो इसमें t कॉमन है, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। T1 माइनस क्या लिखेंगे इसको, सॉरी इसको लिखेंगे डी वाई पी, T1 माइनस कितना 2t, ऐसा लिखेंगे। फाइन। अब हम लोग दो केस लेते हैं, केस 1 केस 2, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या हो गया मेरा कि पुली लाइट है, जो पुली की वैल्यू प्रॉब्लम है लाइट पुली है, और उसका मास mp को हम इग्नोर कर सकते हैं, वैनिशिंग स्मॉल है, टेंडिंग टू 0 है, ये टर्म चला गया मेरा। दैट केस ये टर्म राइट साइड 0 हो गया, तो T1 माइनस 2t 0 हो गया, T1 बराबर 2t हो गया। और यहां पर देखिए T1 बराबर 2t है तो ये भी 0 हो जाएगा। उन्हें क्या समझे इससे कि पुली अगर लाइट है, लाइट पुली है तो T1 बराबर 2t लिखेंगे, T1 t है 2t। और दूसरा अगर लाइट है तो जो रस्सी उस पर लपेटा हुआ है, जो रस्सी उसके सेंटर से कनेक्टेड है, दोनों रस्सी मिलकर उस पुली पर नेट 0 वर्क करेगा। आई होप कि आपको क्लियर है हम क्या बोले। अगर लाइट पुली है, लाइट पुली, ये रस्सी जो T1 टेंशन है वो जो वर्क करेगा इस पर, प्लस ये रस्सी जो लपेटा हुआ है पुली पर, ये जो वर्क करेगा इस पर, दोनों रस्सी के द्वारा इस पुली पर जो टोटल वर्क डन का सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर आपका लाइट पुली है, पुली का मास इग्नोर कर सकते हैं, the total work done by string on all the pulleys in contact with this pulley adds up to 0. Fine, all right. जो रस्सी इस पुली से कनेक्टेड है, सब रस्सी मिलकर इस पुली पर टोटल 0 वर्क करेगा। कौन? जो रस्सी इस पुली से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, वो सब रस्सी मिलकर इस पुली पर ऑन द होल 0 वर्क करेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा है पुली लाइट नहीं है, मतलब MP कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इन दैट केस यहाँ पर देखिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो T1 इक्वल टू 2t, T1 माइनस 2t लिखना गलत हो जाएगा, ऐसे लिखना रॉन्ग हो जाएगा। T1 कैन नॉट बी रिटन एज 2t, यानी टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन दिस पुली, ये रस्सी और ये रस्सी मिलकर इस पर टोटल जो वर्क करेगा DW वो नॉन जीरो हो जाएगा। आई होप क्लियर है आप लोग को ये, ठीक है ना। ये जो बात बताया आपको समझ में आ गया, क्लियर, फाइन, ऑल राइट। इसको बिठा आते हैं फर्स्ट कॉलम, ऑल राइट। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था, हम बता दिए आपको, मिटाते हैं इसको। देखिए हम ओरिजिनल उस प्रॉब्लम में जाते हैं, जो A1 बराबर 7 A2 जो हमने पाया था ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट करके, जो बहुत लंबा था, उसको इस मेथड से डिराइव करते हैं। देखिए फिर से उसी प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए ये फिक्स सीलिंग है, ये पुली P1 हो गया, ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m है, इसका ग्राउंड में एक्सप्रेशन A1 माने थे ऊपर, ये ब्लॉक पुली P1 हो गया, ये आपका स्ट्रिंग S1 हो गया, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए M हो गया, इसका डाउनवर्ड एक्सप्रेशन ग्राउंड में A2 माने थे, ये पूरा स्ट्रिंग S1 हो गया, ये पूरा स्ट्रिंग S2 हो गया, ये पुली P2 हो गया, ये पुली P3 हो गया, स्ट्रिंग S3 हो गया। फाइन, ऑलराइट, फाइन। अच्छा देखिए इसमें तो अब जरा देखिए, अच्छा इसमें देखिए ये रस्सी माने मास्कर से, रस्सी पुली बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, S1 के हर पॉइंट का टेंशन T होगा, से T और T। ये पुली अभी मानो कि S1 लेते हैं, अभी लिखेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए इसको, अजम्पशन P2 वाले पे अजम्पशन बताएंगे अभी, ठीक है। अब देखिए जो बेसिक कंस्ट्रेंट थ्योरी हम लोग लिखे थे, अभी एग्जाम्पल लेके बताए थे, तो S1 किससे किससे कंटैक्ट में है, इस ब्लॉक से, B1 से,
और S2 इस ब्लॉक S1 जो है इस ब्लॉक B2 से भी कनेक्टेड है। S1 देखिए इस पुली पर होकर गुजर रहा है, S1 इससे तीनों से कांटेक्ट में है, तीनों पर इसके द्वारा वर्क डन का सम 0 होगा बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S1 इज कांस्टेंट इन एनी फ्रेम और रेफरेंस। तो ग्राउंड में लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय S1 किस पर, B1 पर, प्लस वर्क डन बाय S1 किस पर, B2 पर, ब्लॉक B2 पर, प्लस वर्क डन बाय S1 किस पर, पुली P1 पर, 0। कारण समझा दिए क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S1 क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा S2 को देखिए, S2 किससे किससे कांटेक्ट में है, पुली P1 से, ऊपर से P2 पर गुजर रहा है और B2 से कनेक्टेड है, इन तीनों पर उसके द्वारा वर्क डन का सम 0 होगा। काहे 0 होगा, क्योंकि S2 का लेंथ कांस्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, तो इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए वर्क डन बाय S2 ऑन B2, इसको यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे, प्लस वर्क डन बाय S2 ऑन P2, यहाँ लिखते हैं वर्क डन बाय S2 ऑन P2, प्लस वर्क डन बाय S2 ऑन क्या, P1, S2 P1 से कनेक्टेड देखिए, प्लस वर्क डन बाय S2 ऑन P1 हो गया। तीनों का एडअप करके कितना होगा, 0, फिर 0, काहे 0, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S2 इज कांस्टेंट। अब जो S3 को देखिए, S3 किससे किससे कांटेक्ट में, P2 से कांटेक्ट में, देखिए P2 से कनेक्टेड है, P3 पे होकर गुजर रहा है देखिए, और आके B4 से कनेक्टेड है B2 से, इन तीनों पर उसके द्वारा वर्क डन का सम 0 होगा। वर्क डन बाय S3 ऑन P3 प्लस वर्क डन बाय S3 ऑन P2, यहां लिख देंगे, प्लस वर्क डन बाय S3 ऑन व्हाट, B2, वर्क डन बाय S3 ऑन B2 एड्स अप टू व्हाट, 0। ये तीनों रस्सी का सेपरेट कंडीशन लगाए क्योंकि लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग कांस्टेंट है, बेसिक थ्योरी हम बता चुके हैं आज आपको। अब सबको क्या करते हैं, एडअप करते हैं, एडिंग। अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, B1 है, B2 है, B2 है, और कहाँ है बताइए, B1 में 3 टर्म आएगा ना, B2 4 टर्म टोटल आना चाहिए, B1 B2 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 4 आ जाएगा, और एक B2 और कहाँ आएगा, हाँ B1 B2 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 यही सब आएगा, बचेगा। तो क्या लिखेंगे, S1 ऑन क्या, B1, S1 ऑन क्या, B2, S2 ऑन क्या, B2, S3 ऑन क्या, B2। अच्छा अब देखिए, प्लस ये सब टर्म्स आएगा, देखिए ये टर्म्स, ये टर्म सब आएगा, ऑल ऑफ देम विल टर्न अप, है ना, बोलिए। अच्छा P3 आप देख सकते हैं ग्राउंड में फिक्स है, S3 उसको 0 वर्क करेगा, डिस्प्लेसमेंट उसका होगा ही नहीं, तो दिस टर्म सिंपली ड्रॉप्स आउट। तो बच गया आपका ये प्लस ये, तो उसको लिख दे रहे हैं, प्लस वर्क डन बाय S2 ऑन P1 प्लस S2 ऑन P2 प्लस सबका सम मिलाकर क्या हो जाएगा, 0। ओके। अच्छा बताइए, इस सिस्टम में ब्लॉक क्या है, ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक और पुली 3 है। इसको क्या लिखेंगे, इस सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 टर्म को जोड़ेंगे, तो वर्ड्स में क्या बोलेंगे, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम, ये हो जाएगा, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम, ये क्वांटिटी हो जाएगा। इसको लिखेंगे पूरा, जो चारों क्वांटिटी का सम है इसको लिखेंगे टोटल वर्क डन बाय द स्ट्रिंग on all blocks of system। ये क्वांटिटी, चार क्वांटिटी का सम को ऐसा बोलेंगे, टोटल वर्क डन बाय द स्ट्रिंग्स ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम। अच्छा अब यहां पर हम लोग 2 केस टेकअप करेंगे। सारा मूवेबल पुली P1 P2 मासलेस है, फाइन, ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। तो देखिए केस 1, मान लीजिए P1 P2 दोनों ही जो मूवेबल पुली है ग्राउंड में P1 P2 बोथ आर मासलेस। जो जिस फ्रेम में देख रहे हैं उसमें मूवेबल पुली, समझ गए, बोथ द मूवेबल पुलीज
P1 and P2 and P3, P1 and P2, they are both massless. अच्छा, मासलेस होने का इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा? मासलेस ये होगा, जस्ट वेट, मासलेस केस में लेते हैं, बोथ द मूवेबल पुलीज आर हैव नॉन जीरो मास. बोथ द मूवेबल पुलीज, कौन सा मूवेबल पुली? P1 P2. बोथ द मूवेबल पुलीज P1 एंड P2 हैव नॉन जीरो मास, मतलब उसके मास को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. इन दैट केस अभी हम जो बताए थे आपको, जो दो केस लेकर बताए थे, T1 इक्वल टू T, T1 नॉट इक्वल टू T, तो T1 नॉट इक्वल टू T वाला केस आएगा, ये टर्म रह जाएगा मेरा, दिस टर्म विल रिमेन. ये मास्टर से ये टर्म भी रह जाएगा, है ना. इसमें क्या लिखेंगे? मेरा कंस्ट्रेंट का रूल लिखेंगे, क्या होगा? टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग्स ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम प्लस टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द मूवेबल पुलीज ऑफ द सिस्टम हैविंग नॉन जीरो मास एड्स अप टू 0. ये कंस्टेंट निकालने का रूल हो जाएगा किस केस में? जब सारा ऑल व्हेन एटलीस्ट वन मूवेबल पुली हैज नॉन जीरो मास. व्हेन एटलीस्ट वन मूवेबल पुली हैज नॉन जीरो मास, तो कंस्टेंट रिलेशन निकालने का रूल मेरा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम प्लस टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग्स ऑन ऑल द मूवेबल पुलीज ऑफ द सिस्टम हैविंग नॉन जीरो मास एड्स अप टू 0. फाइन. इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे? कंस्टेंट निकालने का रूल, रूल फॉर फाइंडिंग कंस्टेंट क्या हो जाएगा? रूल फॉर फाइंडिंग कंस्टेंट इक्वेशन. तो क्या लिखाएगा? टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल ब्लॉक्स प्लस ऑन ऑल द मूवेबल पुलीज हैविंग नॉन जीरो मास इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, ये हमारा कंस्टेंट निकालने का रूल हो गया उस केस में जब एटलीस्ट वन मूवेबल पुली हैज नॉन जीरो मास. व्हेन एटलीस्ट, हाँ, ऑन ऑल द, ठीक है, ऑन ऑल द मूवेबल पुलीज हैविंग नॉन जीरो मास. सो अगर आपका सारा मूवेबल पुली नॉन जीरो मास है, जो मूवेबल पुली है उसका नॉन जीरो मास है, तो कंस्टेंट निकालने का रूल ये होगा, rule for finding constant equation will be this: total work done by string on all the blocks plus on all the movable pulleys having non-zero mass adds up to 0. Fine. और सेकंड केस में है केस 2 कि all the movable pulleys are light. सारा movable pulley लाइट है, ये केस है मेरा. all movable pulleys are light. जो फिक्स है उसका बात ही नहीं उठ रहा है, जो पुली मूव कर रहा है उसको देखेंगे. so all movable pulleys और मासलेस लाइट पुली. इन दैट केस हम जानते हैं, देखिए, अगर ये T और T है, मासलेस पुली, तो टेंशन क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा ना. इन दैट केस देखिए, ये टर्म तो रहेगा एज इट इज मेरा, बट व्हाट अबाउट दिस वन? P मासलेस समझ लीजिए, तो अगर T और T है, यहाँ टेंशन क्या होगा? 2T, जो भी हम बताए थे अभी आपको. तो S2 और S1 जो मिलकर इसको वर्क करेगा, क्या हो जाएगा? 0. बताए थे अभी, समझ आ रहा है क्या बोला? अभी हम थोड़ी देर ड्राइव किए थे, अभी बेसिक कंसेप्ट जो ड्राइव किए थे, डायग्राम बना के 2 बार किए थे अभी. B1 B2 ब्लॉक पुली पी DYP नीचे गया है, डिवाइडर ऊपर गया, डिवाइडर ऊपर गया, डिवाइडर डैश नीचे गया, वहां ड्राइव किए थे. सो इन दैट केस अगर मूवेबल पुली P1 मासलेस है, लाइट पुली है, तो S1 और S2 मिलकर इस पर टोटल 0 वर्क करेगा. ये टर्म मेरा फिर से क्या हो जाएगा? 0. अच्छा, P2 जो मूवेबल पुली है वो भी लाइट पुली है, तो S2 और S3 मिलकर इस पर टोटल 0 वर्क करेगा. ये टर्म भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये दोनों टर्म चला गया, बच गया खाली ये वाला. इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे? टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम एड्स अप टू 0. टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग on all blocks of the system is equal to 0. Total work done by string on all blocks of the system is equal to what? 0. ये कंस्टेंट निकालने का रूल हो जाएगा किस केस में? जब सारा मूवेबल पुली लाइट है, मासलेस पुली है, जो पुली मूव कर रहा है इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उस फ्रेम में वो सारा मूवेबल पुली मासलेस है, उस केस में कंस्टेंट निकालने का यही रूल होगा.
total work done by string on all blocks of the system adds up to 0. अब केस 1 तब लगेगा जब एटलीस्ट वन मूवेबल पुली का मास इग्नोरेबल नहीं है, तो वहाँ उस जो मूवेबल पुली है जिसका नॉन जीरो मास है, रस्सी के द्वारा वर्क डन का एक्सप्रेशन उसको भी इंक्लूड कर लेना होगा ब्लॉक के वर्क डन में, तब जीरो से इक्वेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखिए अब आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया है ये। फाइन, ऑलराइट, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम जो टेकअप किया थे वाला, जिसमें हम लोग ब्लॉक पुलिस को मास्टर्स माने थे, मान के जो डिराइव किए थे, लंबा चौड़ा डायग्राम बना के जो टाइम लगा था उतना, इसको हम लोग ये अभी जो डिराइव किए केस 2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए ये रस्सी x1 मासलेस इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी मासलेस है और रस्सी है पुली बीच कोई फ्रिक्शन नहीं, हर रस्सी में टेंशन थ्रू आउट सेम होगा T और T। मासलेस पुली है इसलिए S2 का टेंशन 2T हो जाएगा। S2 मासलेस है, S2 और P2 के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, S2 के हर पॉइंट में टेंशन सेम होगा, कितना 2T हो जाएगा। अब P2 मासलेस है, 2T है, टेंशन क्या होगा 4T हो जाएगा। अब S3 मासलेस है, S3 और P3 के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, S3 के हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा, कितना 4T होगा। हो गया। अब यहाँ पर सारा पुली मासलेस है तो केस 2 लगेगा जो लिखे थे। कंस्टेंट निकालने का रूल क्या होगा, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम एड्स अप टू 0। मान लीजिए ब्लॉक ऊपर डिस्प्लेस हुआ कितना से मान लेते हैं, से DL1 से कोई सिंबल यूज करते हैं। लेट्स यूज सम सिंबल से दिस ब्लॉक से मूव्स अपवर्ड बाय से d epsilon 1 एंड दिस ब्लॉक मूव्स डाउन बाय d epsilon 2। ठीक है, तो देखिए B1 पर टेंशन S1 कितना फोर्स लगाएगा T ऊपर, B1 ऊपर गया कितना से d epsilon 1 से, तो रस्सी S1 इस पर कितना वर्क करेगा T डॉट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो T इंटू d epsilon 1 इंटू कॉस ऑफ कितना 0 डिग्री। अच्छा और ब्लॉक कहाँ पर, यहाँ ब्लॉक है, इधर तो पुली है, ब्लॉक पर इस पर देखिए T ऊपर लग रहा है, 2T ऊपर लग रहा है, 4T ऊपर लग रहा है, 7T ऊपर लग रहा है, और ये मान लेते हैं नीचे एक्सलेट कर रहा है d epsilon 2 नीचे डिस्प्लेस पर स्मॉल टाइम इंटरवल में, इस पर रस्सी कितना वर्क करेगा T 2T 4T 7T ऊपर, डिस्प्लेसमेंट d epsilon 2 नीचे, एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो प्लस 7T d epsilon 2 cos पाई, हम जानते हैं कितना होगा 0 होगा, पूरा डिराइव कर दिया सर। अब T और T देखिए कट जाएगा, तो d epsilon 1 cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, cos पाई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 7 d epsilon 2 क्या हो जाएगा 0, तो d epsilon 1 क्या हो जाएगा 7 टाइम्स क्या d epsilon 2। अब ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है t से t प्लस dt में, तो dt से डिवाइड कर दीजिए उसको, d epsilon बाई dt कितना हो जाएगा 7 टाइम्स व्हाट d epsilon 2 बाई dt। अब ये क्वांटिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा p1 का किसी इंस्टेंट पर v1, ये किसका वेलोसिटी होगा, इसका होगा ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M का, उसको लिखेंगे 7v2। ये मेरा कांस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कांस्टेंट रिलेशन फॉर वेलोसिटी हो गया। फाइनली हमको एक्सप्रेशन का कांस्टेंट चाहिए। अब ये क्वेश्चन वैलिड होगा ऑल टाइम्स पर, इसको टाइम के रेस्पेक्ट दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे dv1 बाई dt इक्वल टू 7 dv2 बाई dt, और dv1 बाई dt क्या होगा b1 का एक्सप्रेशन होगा a1, और dv2 बाई dt क्या होगा b2 का एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड होगा a2, a1 बराबर 7 इंटू, देखिए इतना छोटा में हम लोग आगे देखिए जो शुरू में हम लोग जो डिराइव करके डायग्राम बनाए थे उतना y1 y2 y3 y4 y0 उतना सबका इक्वेशन लिखे, L1 कांस्टेंट L2 कांस्टेंट L3 कांस्टेंट, तब जाकर लंबा चौड़ा मेथड से आया। ये देखिए कितना छोटा में आ गया, देखिए समझ गए। यही इस बेसिक थ्योरी का एडवांटेज है कि आपको हम सारा समझा दिए हैं। फाइन, तो इसमें आपको हम इसमें देखते हैं कि इस केस में इसको बोलेंगे कंस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि दोनों को डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है। इसको बोलेंगे कंस्टेंट रिलेशन फॉर वेलोसिटी, दोनों ब्लॉक के वेलोसिटी को रिलेट करता है। इसको बोलेंगे कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशनशिप देता है। यही कंस्टेंट थ्योरी का आइडिया था, आपको हम समझा दिए हैं। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, सो देखिए इट्स अ ग्रेट रिजल्ट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। देखिए कोई ट्रिक इसमें हाई फाई कंसेप्ट या कोई ट्रिक या कोई ऐसा ही नहीं है, मतलब कि जस्ट चांस का बात नहीं है। इट इज़ अ फुल थ्योरेटिकल बैकिंग, समझे ना, पूरा थ्योरेटिकल बेसिस इसका है पूरा। इसको अच्छा समझ लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा क्या न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने में
आपका ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी विल इंक्रीज। समझ गए बात? ये बता दिया आपको हम। फाइन, ऑलराइट। तो देखिए अब एक लास्ट पॉइंट बोलेंगे। देखिए हम कहना चाहते हैं कि इसको मिटाते हैं पहले। हाँ, देखिए एक दो केस में सब केस बनता है, टू मेजर केसेस। देखिए हम कहना चाह रहे हैं ना, हम कहना चाह रहे हैं कि दो मेजर केस में हम कंस्ट्रेंट के प्रॉब्लम को बांट सकते हैं। एक केस 1, एक केस 2। टू मेजर केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। केस 1 में देखिए ऐसा है कि केस 1 में है कि ऑल द मूवेबल पुलीज आर लाइट। ऑल द मूवेबल पुलीज आर लाइट। ऑल द मूवेबल पुलीज आर क्या? लाइट। और केस 2 में जस्ट इसका ऑपोजिट है, एटलीस्ट वन मूवेबल पुली हैज अ नॉन जीरो मास। इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट वन मूवेबल पुली हैज नॉन जीरो मास। नॉन जीरो मास का मतलब है कि उसके मास को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखिए इसमें अगर दो सब केस बांटेंगे, प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल एंगल इन्वॉल्व नहीं है। नो वेरिएबल एंगल्स इन द प्रॉब्लम। नो वेरिएबल एंगल्स इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल एंगल्स नहीं है। देखिए जब भी प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल एंगल्स नहीं रहेगा, जब भी प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल एंगल्स नहीं रहेगा, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन का फॉर्मेट, वेलोसिटी रिलेशनशिप का कंस्टेंट वेलोसिटी जो कंस्टेंट थ्योरी फॉर वेलोसिटी है उसका जो रिलेशनशिप है, और जो एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप है, सबका कंस्टेंट इक्वेशन का फॉर्मेट एक जैसा रहेगा। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे डी एप्सिलॉन 1 डी एप्सिलॉन 2, जिसमें क्या देखे थे? डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या था? डी एप्सिलॉन 1 इक्वल टू व्हाट? 7 डी एप्सिलॉन 2। वेलोसिटी v1 इक्वल टू व्हाट? 7 v2। एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू व्हाट? 7 a2। इसमें क्या देखते हैं? व्हाट डू वी सी? इस केस में हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंस्टेंट इक्वेशन का फॉर्मेट एक जैसा है। देखिए जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट का कंस्टेंट रिलेशन आ गया, तो अगर वेलोसिटी का कंस्टेंट रिलेशन चाहिए, जस्ट रिप्लेस द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज बाय द डिस्प्लेसमेंट बाय करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। आई होप कि आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। कहने मतलब है कि अगर हमको कोई वेरिएबल एंगल्स नहीं है प्रॉब्लम में, तो जो कंस्टेंट रिलेशन का डिस्प्लेसमेंट फॉर रिलेशन फॉर कंस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट होगा, वही कंस्टेंट रिलेशन फॉर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी होगा। और कहने मतलब जैसे वो कंस्टेंट रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट आ गया, डी एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 7 डी एप्सिलॉन 2, तो वेलोसिटी का कंस्टेंट कैसे आएगा? जस्ट रिप्लेस डी एप्सिलॉन 1 में करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी एंड रिप्लेस डी एप्सिलॉन 2 में करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v2। कंस्टेंट रिलेशन फॉर वेलोसिटी आ गया। जो कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन चाहिए, तो रिप्लेस v1 बाय a1 एंड रिप्लेस v2 बाय a2। कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन आ गया। समझ गया ना? तो ये बात हम समझा दी आपको, ठीक है। और अगर कोई वेरिएबल एंगल्स इन्वॉल्व है प्रॉब्लम, देखिए एग्जांपल लेकर समझाएंगे, क्लियर होगा। अभी खाली हम स्टेट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम टेकअप करेंगे इस पर, तो आपको एग्जांपल से डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। अच्छा दूसरा है कि कुछ वेरिएबल एंगल्स प्रॉब्लम में है। सम एंगल्स इन द प्रॉब्लम आर वेरिएबल। इन द प्रॉब्लम आर वेरिएबल। इस केस हम देखेंगे जब वेरिएबल एंगल्स प्रॉब्लम में आ रहा है ना, वहां भी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और कंस्टेंट रिलेशन का फॉर्मेट एक जैसा रहेगा, दे विल नॉट बी डिफरेंट। बट खाली एक्सेलरेशन का जो फॉर्मेट होगा, कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मेट इन दोनों के फॉर्मेट से डिफर करेगा। तो इसमें दो बातें बोले, पहला कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और कंस्टेंट रिलेशन एक जैसा होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट खाली डिफरेंस आ जाएगा कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, उसका जो फॉर्मेट होगा इन दोनों का फॉर्मेट से डिफर करेगा। ये बात हम आपको समझा दी है। समझ के बात? इज इट क्लियर व्हाट आई हैव सेड? हाँ, इसमें हम क्या लिखेंगे? कंस्टेंट रिलेशन
for displacement and velocity have same format, but constraint relation for acceleration has a different format. जैसे ये दोनों वैलिड होगा, इसको a1 का 72 नहीं बोलेंगे, कुछ एडिशनल टर्म और आएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली a1 का 72 प्लस कुछ एडिशनल टर्म और आ जाएगा, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में जब न्यूमेरिकल टाइप को करेंगे ना वहाँ समझा देंगे, अभी खाली स्टेट कर दिया। फाइन। अच्छा, इसमें सेकंड केस में जब एटलीस्ट वन मूवेबल पुली हैज नॉन जीरो मास, इसमें अगेन आपका दो सब केस बनेगा, इसमें यहाँ भी आपका कोई वेरिएबल एंगल नहीं है प्रॉब्लम में, या कोई वेरिएबल एंगल है तो नो वेरिएबल एंगल्स इन द प्रॉब्लम। यहाँ फिर से अगर कोई प्रॉब्लम में कोई वेरिएबल एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई वेरिएबल एंगल नहीं है प्रॉब्लम में, तो इन दैट केस अगेन यही रिजल्ट हमें चलेगा। सेम दिस रिजल्ट अप्लाइज हियर आल्सो, दिस रिजल्ट अप्लाइज देयर। समझ गए? इज इट ऑलराइट? फाइन। बट अगर मान लीजिए कुछ वेरिएबल एंगल्स इन्वॉल्व है प्रॉब्लम में, सम वेरिएबल एंगल्स आर देयर, कुछ वेरिएबल एंगल्स प्रॉब्लम में है, इन दैट केस फिर आपका यही कंक्लूजन यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, ये कंक्लूजन यहाँ वैलिड होगा। वहाँ भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कंस्टेंट रिलेशन का फॉर्मेट एक जैसा होगा, बट लेकिन जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मेट होगा कंस्टेंट रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। समझ गया ना? इज इट क्लियर? फाइन। पूरा एक्सॉस्टिव बता दिए आपको हम। अच्छा, बस 2 मिनट और लेंगे, उसके वीडियो क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल टेप अप करेंगे। ये अच्छा से देखिए, ये बहुत पावरफुल थ्योरी है, कोई ट्रिक या कोई जस्ट कोई ये नहीं, शॉर्टकट नहीं है, जस्ट कंप्लीट फिजिकल थ्योरी बिहाइंड इट। समझ गए ना? इसको मिटा देते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट देखिए, आपको बोले थे ना कंस्टेंट रिलेशन कॉन्सिक्वेंस किस फैक्ट का है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक फ्रेम में कांस्टेंट है तो दूसरे फ्रेम में भी कांस्टेंट रहेगा, इसे कंस्टेंट रिलेशन हर फ्रेम में वैलिड होगा। कंस्टेंट थ्योरी फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन कैन बी अप्लाइड इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, एक और याद रखना है, जिस फ्रेम में लगाएंगे कंस्टेंट इक्वेशन, सारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में लेंगे जिस फ्रेम में कंस्टेंट इक्वेशन लगा रहे हैं। तो एक और पॉइंट हम बता देते हैं, कंस्टेंट रिलेशन इज वैलिड इन ऑल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। कंस्टेंट रिलेशन is valid, constant theory is valid in all frames of reference. Constant theory is valid in all frames of reference because length of string is constant. वो एक फ्रेम में कांस्टेंट है, दूसरे फ्रेम में भी कांस्टेंट है, और जिस फ्रेम में लगाएंगे कंस्टेंट थ्योरी, सारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में लेंगे। समझ गए? सो ऑल द displacements, velocities and acceleration have to be taken with respect to the frame in which we are applying the constraint relation, applying the constraint theory. समझ गए? जिस फ्रेम में लगाएंगे ना, सारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन भी उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमको लेना पड़ेगा जिस फ्रेम में हम कंस्टेंट थ्योरी लिखना चाह रहे हैं। ठीक है? ऑलराइट, फाइन। देखिए, ज़्यादातर न्यूमेरिकल जाता है ना, ज़्यादातर न्यूमेरिकल केस 1 का आता है जिसमें मैंने कि सारा मूवेबल पुली मासलेस है। ज़्यादा उसमें आपका सब कैसे आता है जब कोई वेरिएबल एंगल्स नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस वही आता है। कहीं कहीं एक दो का केस आता है जिसमें कोई वेरिएबल एंगल इन्वॉल्व है प्रॉब्लम में। केस 2 में जो हम लोग दो सब केस, ज़्यादातर केस न्यूमेरिकल में तो इनकाउंटर होता नहीं है वो। मोस्ट ऑफ द टाइम केस 1 का जो पार्ट है था ना, सब केस जो लिमिट है भी वही अप्लाई होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। समझ गए ना? और अब
अच्छा, तो लास्ट पॉइंट देखिए हम बोलेंगे कि जैसे हम लोग जो बात की केस वन का, केस वन जो लगाए ना, बात की ना भाई, जैसे इसमें सारा मूवेबल पुली मासलेस है, तो हम बोले ना सबका फॉर्मेट एक जैसा होगा। केस वन में ऑल मूवेबल पुलीज आर मासलेस, मुझे इसका मास इग्नोर कर सकते हैं। ऑल मूवेबल पुलीज आर मासलेस। इसमें एग्जांपल के तौर पर हम बताएं ना भी आपको कि मैंने केस वन का पहला केस, ऑल मूवेबल पुलीज आर मासलेस, उसमें हम बोले कोई वेरिएबल एंगल इन्वॉल्व नहीं है, नो वेरिएबल एंगल्स इन्वॉल्व एंड नो वेरिएबल एंगल्स इन्वॉल्व एंड नो वेरिएबल एंगल्स क्या इन्वॉल्व। इसमें भी हम बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कंस्टेंट एक जैसा होगा। इस एग्जांपल लिया जिसका भी क्या लिखे थे, क्या आया था हमको, डी एप्सिलॉन 1 बराबर क्या 7 डी एप्सिलॉन 2। ये कंसंट्रेशन फॉर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो गया, कंसंट्रेशन फॉर वेलोसिटी ये हो गया, कंसंट्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ये हो गया। तो देखिए अगर हमको ज़्यादातर केस में हमको एक्सेलरेशन का कंस्टेंट चाहिए होता है, तो वहाँ पर आप डी एप्सिलॉन 2 को डायरेक्टली वहीं रिप्लेस कर दीजिए A1 A2 से। आप समझ रहे हैं क्या बोले। इनफैक्ट जहाँ जो वर्क डन लिख रहे हैं टी डॉट डी एप्सिलॉन 1, डी एप्सिलॉन 1 के जो करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन लिख दीजिए। आई होप समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। मैंने किया जैसे हम कंसंट्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट लिखे, फिर सी ए लिखे, फिर ये लिखे, हमको चाहिए ये वाला। हम जानते हैं इस केस में दोनों का फॉर्मेट सेम है, तो क्या करेंगे शुरू में ही हम लोग क्या करेंगे, डी एप्सिलॉन 1 को रिप्लेस कर देंगे करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन से, और डी एप्सिलॉन 2 को रिप्लेस कर देंगे करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन A2 से। डायरेक्टली हमको रिलेशन आ जाएगी, इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या बोले हम। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सारा मूवेबल पुली मासलेस है, कोई वेरिएबल एंगल नहीं इन्वॉल्व है, कंसंट्रेशन निकालने का रूल क्या होगा, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम एड्स अप टू 0। अब हम वर्क डन में एफ डॉट डी आर लिखेंगे, डी आर की जगह करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन डाल दीजिए। आई होप कि आपको समझ में क्या आ गया। वर्ड हम रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पर, जस्ट रिपीटिंग इट हियर। यानी कि ऑल मूवेबल पुल इज अ मासलेस, कोई वेरिएबल एंगल नहीं है प्रॉब्लम में, तो हम बोले तीनों का फॉर्मेट एक जैसा होगा, दे ऑल द सेम फॉर्मेट। हम ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि जब हम जानते हैं कोई वेरिएबल एंगल्स नहीं है तो उसका कंस्टेंट निकालने का रूल क्या होगा। हमने केस वन में व्हाट इज गोइंग टू बी द रूल, वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ऑल द ब्लॉक्स ऑफ द सिस्टम एड्स अप टू 0। वर्क डन क्या लिखेंगे, टी डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस टी टू सम टेंशन टाइम्स डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ब्लॉक एंड सो ऑन। वहीं पर क्या कीजिए कि करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दीजिए, इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा आपको, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपको। इसमें इसमें क्या कंस्टेंट निकालने का रूल क्या होगा, सम ऑफ टी डॉट ए और ईच ब्लॉक एड्स अप टू 0, सिंपलेस्ट रूल। और टी डॉट ए का सम को 0 कर देंगे फॉर ईच ब्लॉक। होप आपको समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। जो जो ब्लॉक्स है सब टोटल टेंशन निकाल लिए, उसके एक्सप्रेशन से डॉट किए, यही हर ब्लॉक के लिए किए, सबको एडअप करके 0 इक्वेट कर दिए, तो आपको V1 V2 लाना नहीं पड़ेगा, ये भी लेना नहीं पड़ेगा, इसी से आ जाएगा डायरेक्टली आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जो सारा मूवेबल पुली मासलेस है और कोई वेरिएबल एंगल इन्वॉल्व नहीं है, कंस्टेंट निकालने का सिंपल रूल क्या होगा, हर ब्लॉक पर टी डॉट ए निकालिए, सबको अलजेब्रिकली एडअप कीजिए और सम को 0 इक्वेट कर दीजिए, डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन का रिलेशनशिप आ जाएगा। जैसे वही प्रॉब्लम देखिए जो 7A2 आया था, जब यहाँ छोटा बना रहे, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए MM, ये A1 सुपर एक्सपेक्ट कराया था नीचे, ग्राउंड टेस्ट इसके A2 नीचे, इसमें टेंशन टी सेम, मास्टर्स पुली 2T, ये भी मास्टर्स पुली 2T, अच्छा ये मास्टर्स पुली तो 4T, ये भी कितना 4T, इसमें T ऊपर लग रहा है, A1 भी ऊपर है, तो डॉट करेंगे क्या हो जाएगा, T A1 ब्लॉक है तो ही को है ये दोनों, इसमें T ऊपर 2T ऊपर 4T ऊपर 7T ऊपर A2 नीचे प्लस 7T A2 cos पाई, पाई cos पाई समझे का है क्योंकि A2 नीचे है 7T ऊपर है, एडसेट टू 0, T और T कट गया, cos पाई -1 हो जाएगा, ये हमने 7 into 0, ये 1 बराबर 7 into आ गया। शॉर्टेस्ट तरीका देखिए, समझे ना। ज़्यादातर केस में जब मूवेबल पुलिस मासलेस है, कोई वेरिएबल एंगल्स इन्वॉल्व नहीं है, कंस्टेंट निकालने का रूल क्या होगा, हर ब्लॉक पर टी डॉट ए का सम निकाल के सबको अलजेब्रिकली 0 कर दीजिए, दैट्स ऑल, समझ गए। और सेकंड केस में जब कुछ मूवेबल पुली मास है
सो टी डॉट ए आपको पुली पर भी लेना होगा, जो मूवेबल पुली का मास है टी डॉट ए उसको इंक्लूड कर लीजिएगा उसको, तब वो कंसेंट रिलेशन उस केस में भी आ जाएगा। समझ गए ना? यहाँ जाकर पूरा आपको हम बता दिए हैं इसको, ठीक है? अच्छा से देख लीजिए इसको, गो थ्रू कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम देख के एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना? इसको अच्छा से गो थ्रू कीजिए, लंबा वीडियो था थोड़ा, इसको जरूरी था लंबा वीडियो का, कि आधा इसमें लिखते आधा अगला वीडियो में लिखते तो लिंक टूट जाता है ना, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। इन व्यू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इसको हम एक ही वीडियो में डाले हैं, लेंथी वीडियो हो गया, 100 घंटा का वीडियो, 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। इसको अच्छा से देखिए, समझिए, हाँ, कोई डाउट हो हमको बोलिए, कमेंट बॉक्स में डालिए उसको, ठीक है? एक्सप्लेन कर देंगे इसको। अब इस नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगा 33rd वीडियो, उससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे, ठीक है ना? इसे क्लोज करते हैं, फाइन।